स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 10th विषय गणित का दूसरा स्पेशल बैच का दूसरा क्लास आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए गणित की स्पेशल बैच स्टार्ट कर दी गई है। इस बैच की क्या खासियत है? 70 में 70 दिलाने की गारंटी। यदि आप इस बैच के सारी वीडियोस को कवर कर लेते हैं तो 70 में 70 नंबर आप जरूर करके आएंगे। यहाँ पर मैथ का पूरा फुल रिवीजन होगा, चैप्टर 1 से आखिरी चैप्टर तक जो सिलेबस में है। उसके बाद फुल नोट्स आपको मिलेगा। आप पूछोगे नोट्स कहाँ पर मिलेगा, तो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल CODP लर्निंग पर मिलेगा। ठीक है, अभी वहाँ पर सब्सक्राइबर कम है। जब वहाँ पर 100 से अधिक सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो पूरा PDF बनाकर पूरा नोट आपको वहाँ पर फ्री मतलब कि दे दिया जाएगा। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपको नोट्स भी जल्दी से मिलना स्टार्ट हो जाएं। और अगर आप अभी जीरो हो मैथ में तो हीरो बनने की गारंटी मेरी हीरो बनाने की। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत होती है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कमेंट मतलब कि मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा ये वाला क्वेश्चन हालांकि मैंने कल बता दिया था, मतलब पिछले वीडियो मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? गुणनखंड वृक्ष द्वारा 4095 की गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें करना क्या होता है, ये जो 4095 है इसको आप पहले 2 से चेक करो। लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो आप 3 से काटोगे तो 3 का पढ़ा 4 में पढ़ोगे एक बार, फिर एक बच्चा 10 हो गया तो 3 बार जाएगा, फिर एक बच्चा 19 हो गया तो आपका जो है 6 का 18 आपका 6 बार जाएगा, फिर एक बच्चा 15 तो आपका 5 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे आएगा, ऐसे 5 से काटेंगे आएगा, ऐसे 7 से काटेंगे आएगा। तो अंततः आप लिख सकते हैं अतः 4095 बराबर 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 और गुणते 13। इस तरह का आपका ये सवाल हल हो गया। वैसे भी मैंने इस सवाल को कल बताया ही था। ठीक, देखिए हमारा अगला सवाल यहाँ पर आ चुका है आपके सामने। देखिए इस सवाल में क्या लिखा है, इस सवाल में लिखा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर गुणनखंड वृक्ष दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यहाँ खाली है तो इनमें कौन सी संख्याएं आएंगी ये ज्ञात करना है। यहाँ इसमें इन दोनों में खाली है तो कौन सी संख्याएं ये ज्ञात करना है। और यहाँ पर इसमें x, y और z है तो इनका मान निकालना है, और इसमें a है तो इनका मान निकालना है। अब मैं दूसरे पेज में जहाँ पर केवल खाली है वहाँ x, y, z मान लेता हूँ। ठीक है, जहाँ खाली है वहाँ x, y मान लेता हूँ, और जिसमें दिया है उसको उस तरह से हल कर देंगे। तो चलिए पेज पलटते हैं और इसके हल को जल्दी से आपको समझा देते हैं। तो देखिए पहला सवाल था यहाँ खाली था, यहाँ हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया, x, y, z मान लिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर ही ये चीज़ आएगा, आप सभी को मालूम है। तो मैं लिखूंगा z बराबर 2 गुणते 3, और 2 गुणते 3 का कितना मान आ जाएगा? 6। राइट, सबको समझ में आया। y का मान ज्ञात करने के लिए हम 5 का गुणा z में करेंगे। किस में करेंगे? 5 का गुणा z में करेंगे। तो जब आप 5 का गुणा z में करते हो तो 5 गुणते z, और z का मान 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको x का मान ज्ञात करना है, किसका? x का मान ज्ञात करना है तो 5 का गुणा y में करोगे तो x इज इक्वल टू y गुणते 5, तो y का मान कितना है? 30, और गुणते 5 कितना हो जाएगा? 150। तो इस गुणनखंड वृक्ष से हमें x, y, z के मान मिल जाते हैं। z बराबर 6, देखो यहाँ पर आया है, y बराबर 30, और आपका x बराबर कितना आया है? 150। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया। अब दूसरा गुणनखंड वृक्ष जो आपका है, यहाँ और यहाँ खाली जगह था तो मैंने यहाँ x मान लिया, यहाँ y मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आपको 3 का गुणा 7 में करने से ये मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 गुणते 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21। अब आप x निकालने के लिए 2 का गुणा y में करेंगे तो y गुणते 2 बराबर y का मान 21 से रख देते हैं, गुणते 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 42। तो आई होप कि आपको यह सवाल भी अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, यहाँ पर जो है a दिया है, मतलब a का मान निकालना, ये क्वेश्चन में ही था। तो आपको a का मान निकालने के लिए पता है कि 39 के बराबर होगा a गुणते 13। तो मैंने लिखा a गुणते 13 बराबर 39। 13 नीचे चला जाएगा और 13 का पढ़ा 39 में पढ़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ z निकालने के लिए आप देखिए 7 का गुणा z में करोगे तो आपका 371 आएगा, और 7 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो z बराबर 371/7 और भाग देता हूँ तो मेरा 53 यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
y निकालने के लिए हमें इसका और इसका गुणा कर देना होगा, तो 3 गुणते 1855 और यहाँ पर आएगा 55 65, इसका गुणा कर देने। ठीक, x निकालने पर 2 और y का गुणा करना होगा, तो x इज इक्वल टू 2 गुणते y और y का मान ये रखने पर हल करने पर 11130 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे वृक्षों के सवाल जो हैं समझ में आ गए। अगर आप वृक्ष से रिलेटेड सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप उसको जरूर करके आओगे। तो चलिए अब आपका अगला सवाल बता देते हैं। आप कहोगे सवाल 2 होना चाहिए, तो सवाल नंबर 12 कैसे हो गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में 10 सवाल हुई थी, उसके आगे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 12वां सवाल होगा। व्याख्या कीजिए कि जो ये आपका दिया गया है ये एक संयुक्त मतलब भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये भाज्य संख्या है, आपको यहाँ पर व्याख्या करना है कि ये क्यों भाज्य संख्या है। करना कुछ नहीं, सिंपली ध्यान दीजिए। आप ये जो चीज़ है पहले लिख दिए और इसके बाद 3 का गुणा 5 में करोगे, 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105 और प्लस 7, तो 105 और 7 आप जोड़ोगे तो 112 आएगा। अब इसका गुणनखंड करिए, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 7 112 और यहाँ पर 2 की घाते 4 गुणते 7। अब चूंकि यहाँ पर 2 और 7 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है और कोई भी संख्या जैसे ये एक संख्या है, कोई भी संख्या 2 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो या फिर 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो तो वो हमेशा एक संयुक्त संख्या होती है। तो यहाँ पर ये जो है 2 और 7, यहाँ पर पहला जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है और 2 कई बार आया 4 बार, तो इसका और 7 का ये मतलब इन दोनों संख्याओं का ये गुणनफल है, मतलब 2 4 बार है, तो इनका ये गुणनफल है। अतः यह जो आपका दिया गया था यह एक भाज्य संख्या है। इतना छोटा सा आंसर लिखना है आपको, 2 या 4 नंबर जो भी क्वेश्चन में रहेगा आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका अगला व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते, एक और क्वेश्चन वैसे मैंने ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 एक संयुक्त अर्थात भाज्य संख्या क्यों है? तो मैंने फिर से क्वेश्चन को लिया, मैंने यहाँ पर इसका गुणा किया 77 गुणते 13 प्लस 13, 77 का गुणा 13 में करेंगे 1001 प्लस 13, 1001 में 13 जोड़ देंगे तो 1014, 2 गुणते 3 गुणते 13 गुणते 13 आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी पीछे ऊपर वाले सवाल में बताया यदि कोई संख्या 2 अभाज्य गुणनखंडों का मतलब कि गुणनफल हो या 2 से अधिक, तो ये 2 से अधिक मतलब के भाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। देखिए 2 यहाँ पर एक अभाज्य गुणनखंड है, 3 भी अभाज्य गुणनखंड है और 13 भी अभाज्य गुणनखंड है, तो मैं लिखूंगा चूंकि 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, मतलब यह जो है 2 से अधिक भाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः ये जो आपका दिया था वह एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या से रिलेटेड आएगा तो इस तरह से आप सवाल को हल करके आओगे। चलिए अगला लेते हैं सवाल नंबर 14 और 14 वाला सवाल भी आप सभी को समझा देते हैं। ठीक, देखिए 14 वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरह का सवाल आप सभी लोग फंसते हो, इस तरह के सवालों में आपको दिक्कतें होती हैं और मुझे लगता है कि आज के बाद इस तरह के सवाल की दिक्कत आप सभी की खत्म हो जाएगी। इस तरह के मैंने 2 सवाल लिए हैं, आप बड़े ध्यान से समझिएगा दोनों सवालों को। लिखा क्या है, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 पर घाते n का मान जो है 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो 0 और 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, ये हमको दिखाना है, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। चलो ठीक है बच्चा, यहाँ पर क्या करेंगे, हम जिस संख्या को दिखाना है उसी संख्या को ले लेते हैं। अब यहाँ लेने के बाद हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणते 4, तो मैंने लिखा, ऊपर घात n है तो लगा दिया 3। अब ये देखिए यहाँ पर घातांक का नियम अप्लाई करोगे तो 3 की घाते n आएगा और 4 की घाते भी n आएगा, आ गया। यह अपनी जगह पर है। 4 जो है वो 2 की घाते 2 का मान होता है तो उसकी घात आप यहाँ पर n लगा दीजिए, ये आपका वही है और इसका घात का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 की घाते 2n। अब आप इसको देखिए, अगर ये वाली चीज़ 0 पर समाप्त हो तो यहाँ पर 5 का गुणा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 5 का गुणा, ये जो आपका 2 है, कई बार इस 2 में जब 5 का गुणा होगा तो 5 दूना कितना हो जाता है, वो 10, और 10 होने का मतलब उसमें क्या हो जाएगा लास्ट में 0। तो यहाँ पर 0 आने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मैं यही स्पष्टीकरण यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ 12 पर घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, जो कि आपको दिख रहा है, इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से 12 पर घाते n के गुणनखंडों में कोई अन्य गुणनखंड भी नहीं होगा।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है किसी संख्या के जो गुणनखंड हैं सिर्फ वही रहेंगे, उसके अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं आ सकते। मतलब अब इसमें 5 आ भी नहीं सकता, तो मैंने लिखा कि अन्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः प्राकृत संख्या n के लिए, n का कोई भी मान हो, n का एक मान रखोगे तो ये 3 आएगा, और यहाँ पर आप दो यहाँ रखोगे तो ये 2 आएगा। मतलब कि n का मान अगर 1 रखोगे तो 3 गुणित 2 गुणित 2 आएगा। ठीक, कहने का अर्थ ये हुआ। n के मान 2 रखोगे तो ये 3 जो है 2 बार आएगा, तो 3 गुणित 3, और ये 4 बार हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब इस बार 4 बार हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी n का मान आए उसमें 5 तो रहेगा नहीं, और जब 5 रहेगा नहीं तो वो संख्या आपका जो है, तो n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसको हम रख दें तो ये 10 12 की घाते जो n है वो उसका अंक इकाई पर, मतलब उसका इकाई का अंक जो है, अंत वाला अंक वो 0 या 5 पर समाप्त हो जाए, ऐसा n का कोई भी मान नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। अगला आपका क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे वो वाला था। सिद्ध कीजिए कि 16 पर घाते n का अंत जो है 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो वैसे ही करना है। 16 को क्या करना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। हम जानते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, घात ऊपर n लगा है, ये 4 बार है तो 2 की घाते 4, उसकी घात n लगा दिया, और इसका घात का आपस में गुणा करेंगे तो 2 की घाते 4 आपका n यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, वही स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ 16 के घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, क्योंकि शून्य पर समाप्त हो इसके लिए 5 होना जरूरी है। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से 16 की घाते अंक n के गुणनखंडों में अन्य कोई गुणनखंड आएगा भी नहीं, अभाज्य गुणनखंड। अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए ये वाला जो चीज है आपका 0 या 5 पर समाप्त हो जाए, या उसका अंक 0 या अंत में क्या हो, 5 हो। तो आई होप कि आपको ये दोनों सवाल बड़े अच्छे से समझ में आ गए। चलिए अब हम सवाल नंबर आपका कौन सा लेते हैं, 16। तो देखिए 16 नंबर सवाल लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सब लोग ध्यान दीजिए। आप सभी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं फालतू वाला सवाल नहीं पढ़ा रहा हूँ। आगे आपका 16वां नंबर है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो ये दो संख्याएं इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणते 3, मैंने लिख दिया। और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा, और 2 बार गुणा में, इसलिए इसकी घात 2 लगा दिए, गुणते 5। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो है जो सबसे बड़ा ये जो गुणनखंड है, इन गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा मतलब कि गुणनखंड हो जो दोनों को काट सके, तो उसको चेक करने के लिए हम दोनों में देखेंगे क्या मतलब कि सेम, मतलब क्या मिल रहा है। तो इसमें 2 है और इसमें भी आपका 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और याद रखिए जब भी आप जो मिलने वाला गुणनखंड है उसकी छोटी घात वाला गुणनखंड लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 की घाते 2 है और वहाँ पर 2 की घाते 1, तो एचसीएफ में छोटी घात वाला लेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में जितने तरह के गुणनखंड हैं सबको लेंगे। 2 है, यहाँ गुणनखंड में 2 है, और आपका जो है 3 है और 5 है, तो मैंने 2 3 5 लिया, और ढूंढेंगे कि उसकी बड़ी घात, जैसे यहाँ पर इन दोनों गुणनखंडों में 2 की बड़ी घात 2 है, उसको लिख लिया, और 3 तो एक जगह है तो उसको ऐसे ही लिख दिया, 5 एक जगह है तो इसको ऐसे लिख दिया। और इसके बाद इसको सॉल्व करने पर इसका कितना आएगा, एलसीएम आपका 60 आएगा। अगर ये थोड़ा कम समझ में आएगा तो अगला भी इसी टाइप का है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 17, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 6 के गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 3, 72 के 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणते 3 गुणते 3, मतलब इतना आ जाएगा घात में। 120 का ये करने पर इतना आ जाएगा। एचसीएफ क्या करना है, जो तीनों में आपका अभाज्य गुणनखंड कॉमन हो। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। ठीक, तो और 2 यहाँ पर 2 पे घाते 3 है, यहाँ पर 2 पर घाते 3 है, लेकिन वहाँ 2 की घाते 1 है। तो इन अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड है, मतलब उसको रखेंगे, तो ये आपका यहाँ 2 रखा जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 1 बार है, इसमें 3 1 बार है, तो जिसमें कम बार होगा वो वाला ले लेंगे। तो 3 1 बार हमने यहाँ पर लिया, तो 3 दूना 6, इसका एचसीएफ मास आपका ये होगा। ठीक, अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम में जितने प्रकार के गुणनखंड आए हैं सबको लीजिए। 2 था, 2 शामिल कर लीजिए, 3 है, 3 शामिल कर लीजिए, 5 है, 5 शामिल कर लीजिए, इसके अलावा गुणनखंड नहीं है, शामिल कर लिया। अब 2 की सबसे बड़ी घात देखिए, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो बड़ी घात 2 की घाते 3 ही होगी, और 3 की बड़ी घात यहाँ पर जो है 3 की घाते 2 है, तो इसको ले लिए, और 5 तो बस एक जगह लिखा ही है तो इसकी तरह से लेंगे। इसका 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 72 हो जाएगा, गुणते 5, 72 पंचे 360, तो इसका एलसीएम जो है वो आपका
आपका 360 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाली सवाल भी बड़े अच्छे से समझ में आ गई। सवाल नंबर 18 में लिखा है, यदि संख्याओं a और b का मसा 12 और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लसा क्या होगा। सबसे पहले सिंपली इस तरह का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, संख्या a और b जो दिया है उसका मसा नोट कर लीजिए, संख्या का गुणनफल जो दिया था 3600 नोट कर लीजिए और लसा निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या करना है, हम जानते हैं कि देखिए मासा गुणते लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो मासा गुणते लसा संख्याएं क्या है a और b, तो उसका गुणनफल मैंने लिख दिया, ये सूत्र होता है। ठीक, मासा कितना है 12 रख दिया, लसा क्या करना है ज्ञात करना लिख दिया, और a गुणते b मतलब संख्याओं का गुणनफल कितना है 3600 मैंने लिख दिया। अब 12 इसके नीचे चला जाएगा तो लसा a कामा b का कितना हो जाएगा 3600 बटा 12, तो भाग देंगे कितना आएगा 300, तो लसा a कामा b मतलब a और b का लसा कितना आएगा आपका 300। तो इस तरह से a कामा b का लसा हमने निकाला, कितना है आपका 300। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल हमारा है, यदि मासा 35 कामा 45 बराबर 5, लासा 35 कामा 45 बराबर 63 गुणते ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली जैसे लिखा है दिया है वो लिख लीजिए। मासा आपका कितना है 5, लासा आपका कितना है 63 गुणते ए, तो हम जानते हैं कि मासा गुणते लासा बराबर 35 गुणते 45, तो इसको मैंने लिख दिया। मासा हमारा कितना है 5 मैंने लिख दिया, लासा हमारा कितना है 63 गुणते ए मैंने लिख दिया। अब 35 गुणते 45 यहाँ लिखा ही रहेगा। करना क्या है, इस 5 को इसके नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 इसके नीचे चला आएगा और 63 भी नीचे चला आएगा। तो 5 देखिए हम काट रहे हैं, 5 से काटेंगे इसको 9 बार जाएगा, 9 से काटेंगे इसको आपका 7 बार जाएगा, और 7 से जब 35 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। और इस तरह से ए का मान कितना आ जाता है आपका 5 आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गई। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट जो अगला आपका सवाल है, अगला देखिए, अगला यदि मासा 28 35 343 बराबर 7, तो लसा 28 35 343 ज्ञात कीजिए। मतलब इसका आपको लसा ज्ञात करना है। तो तीन संख्याओं का यहाँ मासा दिया है, उसका हमें क्या निकालना है लस है। तो करना क्या, सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। और मासा का मतलब ध्यान दीजिए, मासा मतलब बड़ा से बड़ा भाजक जो तीनों को काट सके। तो जब 7 तीनों को काट रहा है तो जाहिर सी बात है 7 इन दोनों को लेंगे तो उसको भी काटेगा, इन दोनों को लेंगे तो उसको भी काटेगा, इन दोनों को लेंगे तो उसको भी काटेगा। इसका मतलब 7 अगर इन तीनों संख्याओं का मासा है तो 7 जो है 28 और 35 का भी मासा होगा, 7 जो है 35 और 343 का भी मासा होगा, और 7 जो है 28 और 343 का भी मासा होगा। सवाल उठता है कि ये सब हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लासा पूछेगा तो 3 संख्याओं का मासा, उसके बाद 2-2 संख्याओं का ग्रुप बनाकर आपको पूरा मासा निकाल लेना हो। इसका उल्टा अगर मासा पूछेगा तो इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या फार्मूला होता है, वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि लसा ए कामा बी कामा सी बराबर ए गुणते बी गुणते सी गुणते मासा ए कामा बी कामा सी। ठीक, और बटा मासा ए कामा बी गुणते मासा ए बी कामा सी गुणते मासा सी कामा ए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने ये आपको फार्मूला में लिख दिया। ए का मान 28, बी का मान 35, सी का मान 343। तो ए का मान 28, बी का मान 35, सी का मान 343, और मासा ए बी सी का कितना है 7, इसका मासा 7, इसका मासा 7, इसका मासा 7। ठीक है, तो 7 का पारा 28 पढ़ेंगे 4 बार, 7 पारा 35 पढ़ेंगे 5 बार, 7 पारा 343 पढ़ेंगे 49 बार, और ये आपका गुणते 7। तो 4 पंचे 20, आपका 49 गुणते 7 343, ये आपका आ गया। ठीक, उसके बाद 1 0 बढ़ा देते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8, और ये आपका जो है क्या कहते हैं 3 दूना 6, तो मैंने यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 आपका नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर आपका ये 6 होगा। 6860 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा इस प्रश्न का। तो अभी आपको जो सवाल नंबर 21 दिख रहा है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वीडियो हमारी जो है शाम को 6 बजे अपलोडेड रहती है। आप शाम को 6 बजे उसको लाइव की तरह आकर देख सकते हैं, लेकिन हालांकि वो लाइव नहीं होता है, वहाँ पर मैं उपलब्ध नहीं रहता, मैं अपलोड कर देता हूँ। तो शाम को 6 बजे से जितने मिनट का वो वीडियो रहेगा उतने मिनट तक वो लाइव चलती है। तो इस तरह का सवाल अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो ये वाली सवाल जो आपको 21 नंबर में थोड़ा सा दिख रहा है, इसका हल भी मैंने किया है, लेकिन अब ये सवाल इस वीडियो में नहीं बल्कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।